तो भैया आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो है अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन करा रहे थे और मैंने बोला भी है कि आप सभी लोगों को हम सातों सेट सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर की क्लासेस थोड़ा सा रुक गई थी, न्यूमेरिकल की क्लासें भी हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को जो सेट नंबर 1 था, सेट नंबर 1 में मैंने 2 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की हैं, जिसमें मैंने छोटे प्रश्नों को सॉल्व कराया, उसके बाद मैंने 3 नंबर वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आज की इस क्लास में हम सभी लोग सॉल्व करने जा रहे हैं खंड यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, उनको यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो 5 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे उसमें आपको जैसे 4 क्वेश्चन होते हैं तो अथवा होते हैं, तो आपको जो आता होगा वो आप कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के समक्ष हम सॉल्व कराने आ रहे हैं, तो 2 4 6 8 मैं आप लोगों को यहाँ पर टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। मतलब 8 लॉन्ग क्वेश्चन की ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कहीं आपके नहीं गए। मतलब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी क्लास मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है, तो आप सभी लोग क्लास को मिस ना करें, क्लास में अंत तक बने रहें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये हमारा जो अनसॉल्व पेपर का सेट चल रहा है वो सेट नंबर 1 चल रहा है और इसमें हम सभी लोग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब खंड या को सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी 2 खंड मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो खंड या में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि पीएन संधि डायपोल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि बताइए। अभी कल ही मैंने क्लास आप लोगों के सामने इसकी अपलोड की है और उसमें मैंने बताया है, मैं सही तौर पर एक बार दोबारा बता दे रहा हूं कि जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होती है ना, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो सिरे आपके P1 व P2 होते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के, इनके सिरों के बीच हम सभी लोग क्या करते हैं, एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा देते हैं, मतलब AC इनपुट वोल्टेज देते हैं। ठीक है, फिगर बनाए थे और आपको समझा भी चुके हैं। और जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली होती है, बहुत ध्यान समझिएगा, जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली होती है जिसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का जो पहला सिरा S1 होता है, ये क्या होता है? देखिए, जब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में बोलेंगे तो 2 आपके पीएन संधि डायपोल लगेंगे, और जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में बोलेंगे तो 1 पीएन संधि डायपोल लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बोला गया है, तो यहाँ पर जो संधि डायपोल पहला वाला होता है, इस संधि डायपोल इसको D1 बोलते हैं, और इसका जो पी सिरा होता है उसको ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के प्रथम सिरे से और पीएन संधि डायपोल के दूसरे सिरे को लोड रेजिस्टेंस, देखिए लोड रेजिस्टेंस कहाँ रखता है अभी आपको बताते हैं, पहले इसको समझिए। ये जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है, इसका जो सिरा आपका S2 है, इसको भी एक पीएन संधि डायपोल जो होता है दूसरा वाला जिसको हम लोग D2 नाम देते हैं, इसके पी सिरे से, और दोनों संधि डायपोल D1 और D2 के एन सिरे को लोड रेजिस्टेंस जो होता है, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है, उसके पहले सिरे से, लोड रेजिस्टेंस R होता है, इसके पहले सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस RL के दूसरे सिरे को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय मध्य बिंदु T से क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है, मतलब आउटपुट कौन सा वोल्टेज प्राप्त होता है? DC वोल्टेज प्राप्त होता है, क्योंकि जो पीएन संधि डायपोल होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करने का ही कार्य करता है। ये इसकी संरचना हो गई। एक बार और सुनिएगा, आपको क्या बोलना है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से जोड़ देते हैं, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे S1 को डायोड D1 के P सिरे से, और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे S2 को डायोड D2 के P सिरे से जोड़ देते हैं। दोनों डायोड D1 व D2 के N सिरे को लोड रेजिस्टेंस RL के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस RL के दूसरे सिरे को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के केंद्रीय बिंदु T से जोड़ देते हैं, या मध्य बिंदु T से जोड़ देते हैं। ये आपको संरचना में लिखना है। कार्यविधि में आपको क्या लिखना है? देखिए, हम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं इनपुट, क्या दे रहे हैं? इनपुट, और इनपुट AC है, तो AC वोल्टेज का ग्राफ ऐसे बनता है। बात समझ में कि नहीं? ये हमारा है इनपुट। अब आउटपुट के रूप में हमें मिल रहा है DC वोल्टेज, तो आउटपुट का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये कैसे कार्य करता है? आप कहेंगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान, क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान। जब ये प्रथम अर्धचक्र के दौरान बात करेंगे तो पीएन संधि डायपोल का जो पहला, जो पीएन संधि डायपोल D1 होता है, ये अग्राभिनव में होता है,
और जो डाइवोड D2 होता है ये पश्च अभिनव में होता है। अग्र अभिनव में धारा बहती, पश्च अभिनव में धारा नहीं बहती है, मतलब बहुत कम बहती है माइक्रो एम्पियर में। तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के दौरान डायोड D1 अग्र अभिनव में और डायोड D2 क्या होता है भैया, पश्च अभिनव में होता है। तो इस वजह से डायोड D1 के कारण लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो हम ग्राफ को ऐसे उठा के दिखा देंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान डायोड D2 अग्र अभिनव में और डायोड D1 क्या होता है, पश्च अभिनव में होता है, जिसकी वजह से परिपथ में लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच D2 संधि डायोड के कारण परिपथ में हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। अर्थात ग्राफ आगे ऐसे बना देंगे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान एक डायोड अग्र अभिनव में और एक डायोड पश्च अभिनव में, द्वितीय अर्धचक्र के दौरान दूसरा अग्र अभिनव में और पहला पश्च अभिनव में होने की वजह से निर्गत वोल्टेज लगातार प्राप्त होता है और आउटपुट के रूप में हमको एक पूर्ण तरंग प्राप्त होती है। क्या होती है भैया, एक पूर्ण तरंग प्राप्त होती है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार पीएन संधि डायोड जो होता है वह एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ये आपका आउटपुट है, ये क्या आपका आउटपुट डीसी वोल्टेज है और ये इनपुट एसी वोल्टेज है। ऐसा वोल्टेज दिया जाता है तो ऐसा वोल्टेज हमको प्राप्त होता है जो कि पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड जो होता है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पूर्ण एक तरंग के दिष्टकारी के रूप में यहाँ पर आपके सामने कार्य कर रहा है, ऐसा आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इसका अथवा वाले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर हम लोग अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं, तो इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है कोई भी हो, हमको सॉल्व पूरा करना है जिससे बोर्ड एग्जाम में हम सभी लोग पूरा लाभ ले सकें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कोई जरूरी यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है अथवा वाला आ जाए। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो मैंने कल भी समझाया है। अभी देखिए 4 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, और 3-3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। 50 नंबर का पोर्शन तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन से ही होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन से ही बने होते हैं, मैंने कई बार आपको समझाया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से, अथवा में दिया है प्रयोग, संक्षिप्त वर्णन दीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण के से परमाणु की संरचना के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए मैं आपको कई बार बताया जा चुका है और आप लोग पढ़ भी चुके हैं बहुत अच्छे से। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, देखिए जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक जी है ना, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए 1919 ईस्वी में एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, जो आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व जैसे पोलोनियम, ठीक है, रेडियम, तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है इनसे निकलने वाले अल्फा कणों की जो बमबारी है इन्होंने स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर कराया। और जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी, रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों की बमबारी स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर कराया, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण जो है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते थे, स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी से सीधे निकल जाते थे। इस बात पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, परमाणु की संरचना के संबंध में इस बात पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, अंदर से खोखला है। नंबर 1 बात समझ आई, देखा कि बहुत सारे अल्फा कण जो है वह स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी से आर पार निकल जा रहे थे। इस बात से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या खोखला है। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण जो है वो छोटे छोटे कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे थे। क्या हो रहे थे भाई, छोटे छोटे कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे थे। तो इस बात से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग है। क्या भाई, धनावेशित भाग है, ठीक है। और धनावेशित भाग है, कैसे पता लगा भाई, अल्फा कण भी धनावेशित होता है, और अगर अंदर धन आवेश है तभी तो वो प्रकीर्णित हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अगर ऋणावेश होते तो आकर्षित हो जाते। तो दूसरी बात से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कण छोटे छोटे कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे हैं या प्रतिकर्षित हो रहे हैं वो नाभिक के अंदर उपस्थित धनावेश की वजह से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने देखा है कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में कुछ ही अल्फा कण या एक आधे अल्फा कण ही जो है वो अपने मार्ग से वापस लौट पाते हैं। इसका मतलब परमाणु के केंद्र में, परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में स्थित है, ठीक है, जिससे वो टकरा करके क्या है, वापस आ रहे हैं। ये 3 बातें आप लोगों को याद रखना है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में। एक बार अगेन आप लोगों के समक्ष हम बोले दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप क्या कहेंगे, सन 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए, है ना, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए
रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों की जो बमबारी है या अल्फा कणों का जो पुंज है उसको स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर गिराया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी को आर पार निकल जाते थे, आर पार मतलब पार करके निकल जाते थे। तो इस बात पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण जो होते थे वो देखा कि अपने मार्ग से अधिक कोण पर, ये छोटे छोटे कोणों पर प्रतिकर्षित हो रहे थे। तो अल्फा कण चूंकि धनावेशित कण होता है, अगर वो कहीं से प्रतिकर्षित हो रहा है इसका मतलब उसके बीच में क्या है, धनावेशित भाग है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज पता लगाया, देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण जो है अपने मार्ग से वापस लौट आता है। इस बात पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में उसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये बात इन्होंने रदरफोर्ड ने बताई। तो ये तीन बातें अगर आप अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में लिख देंगे तो इतना काफी है। चित्र भी आप लोग बना सकते हैं, चित्र बनाना बहुत आसान है। मैं आपके सामने कहूँ तो चित्र बना दूं, ये वाला भी बना सकते हैं और नाभिक गोल वाला भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आप ऐसे ऐसे फिगरों को दिखा सकते हैं। कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, ऐसे आप दिखा सकते हैं। कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण जो है वो प्रकीर्णित हो गए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, ऐसे। और लगभग एक आधा अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से वापस लौट पाता है। ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का क्या है, चित्र भी है। आप प्रैक्टिकल में भी इसे बना सकते हैं। इस पर पूछे जाने वाले वाइवा के प्रश्नों की जो क्लास है वो मैं आप लोगों को पिछले साल दे भी चुका हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा पाठ का क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि हर एक विद्यार्थी को क्वेश्चन रटा होगा। अब ऐसे प्रश्न आपको ऐसे ही रटे होने चाहिए। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग खंड या का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो मतलब क्वेश्चन है अथवा करके। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि परिनालिका क्या होती है, पूछा गया प्रणालिका क्या होती है, और एक लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मैं आपको बहुत ही, हमने बताया ना डेरिवेशन आपको हम बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड से बता देंगे रिवाइज के तौर पर, क्योंकि ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, फिजिक्स में बहुत सारे विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, पूछा गया प्रणालिका क्या होती है, लिख वो कुछ और रहे हैं। ठीक है, प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना शुरू कर दिया, डायरेक्ट प्रणालिका क्या होती है लिखे ही नहीं। अब ये क्वेश्चन आया है कि प्रणालिका क्या होती है, एक लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो जब आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि प्रणालिका क्या होती है तो 1 से 2 नंबर उसके आपको मिलेंगे। फिर प्रणालिका के कारण धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक ज्ञात करेंगे तो उसके कारण आपको 3 नंबर मिलेंगे, तब जाकर के 5 नंबर मिलेंगे। अब आपने धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक प्राप्त करके दिखा दिया, प्रणालिका क्या होती नहीं लिखा, तो क्या आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। और फिर आप लोग कहेंगे कि नंबर हमको क्या मिल गए, कम मिल गए। देखिए कोई एक कुचालक बेलनाकार पाइप ले ले, सबसे पहले प्रणालिका की बात करते हैं। कोई कुचालक बेलनाकार पाइप ले लेते हैं, ये कुचालक बेलनाकार हमारी हो गई पाइप, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इसका डेरिवेशन में तो कुछ नहीं है, ठीक। ये कुचालक बेलनाकार क्या हो गई भैया, पाइप हो गई। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई के अनुदिश, इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान विद्युत रोधी तांबे के तारों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लपेट कर जो बनाई गई कुंडली होती है, इसी को हम लोग कहते हैं धारावाही प्रणालिका। ठीक है, परिभाषा आप लोगों को समझ में आई कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर एक समान विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरों को लपेट कर बनाई गई जो कुंडली होती है वो क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी कहलाती है प्रणालिका। ठीक है, मैं आपके सामने परिभाषा यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें समय लगेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। आप कॉपी पेन उठाइए भैया, आप लिखेंगे आपको याद होगी, स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में रखेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप अपने हाथ कलम नहीं चलाएंगे आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, मैं आपके सामने यहाँ लिख दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप उसे कभी नहीं ओपन करके देखेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप देखेंगे भी तो आपको याद नहीं होगी, और मैं बोलूंगा परिभाषा, उसे आप अगर कॉपी पेन पर लिखेंगे, अपने कॉपी पेन लेकर के आप लिखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको नहीं याद होता होगा तब भी 50% याद रहेगा हमेशा। तो परिभाषा आप सभी लोग लिख सकते हैं कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरों को लपेट कर बनाई गई कुंडली प्रणालिका कहलाती है। ठीक है, अब प्रणालिका जो होती है, ठीक, देखिए मेरी बात को समझिए, प्रणालिका जो होती है वो एक दंड चुंबक की बात व्यवहार करती है। इसके सिरे को हमने एक बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया, यहाँ पर आप कुंजी के बना सकते हैं, चित्र बनाना है तो आप ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक,
ये जो धारावाही प्रणालिका होती है ये क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं भी आप सभी लोग दिखा सकते हैं ऐसे। जितना बहुकाल से आपको चित्र दिखाना उतने बहुकाल से आप चित्र दिखा सकते हैं। ठीक, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयताकार पृष्ठ की रचना करते हैं, क्योंकि एम्पियर के परपति नियम का यह अनुप्रयोग है। एम्पियर के परपति नियम का क्या है, एक अनुप्रयोग है। और एम्पियर का परपति नियम एक बंद आकृति के लिए मान्य है, बंद आकृति के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो हम यहाँ पर एक आयताकार बंद पथ मान लेते हैं, ए, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं। ए बी सी डी एक बंद आयताकार पथ मान लेते हैं। ठीक है, और ये मानते हैं कि ये जो लंबाई है आयताकार पथ की, एक जो लंबाई है बीसी और एडी, ये बहुत बड़ी है, प्रणालिका से बहुत दूर है। और ये लाइन जो सीडी होती है ये तो प्रणालिका से वैसे भी बहुत ज्यादा दूर है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं, क्या हम सभी लोग जानते हैं, आयताकार, यहां पर लिखेंगे आयताकार, आयताकार ए बी सी डी, आयताकार पथ कौन सा है, ए बी सी डी है, के लिए एम्पियर का परपति नियम पढ़ो कि नहीं, के लिए बहुत शॉर्टेस्ट मेथड आपको बता देंगे, एम्पियर के परपथी नियम से, एम्पियर के परपथी नियम से। एम्पियर का परपथी नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन का मतलब डीएल, जो रेखीय समाकलन होता है वह पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब इस चित्र से जब आप समाकलन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल निकालेंगे तो ये कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। ए से बी के दौरान, ए से बी के दौरान वेक्टर बी डॉट डीएल, फिर बी से सी के दौरान वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, फिर सी से डी के दौरान वेक्टर बी डॉट डीएल, है ना, फिर डी से ए के दौरान वेक्टर बी डॉट डीएल, तब जाकर के आपको संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी डॉट डीएल की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी भैया। ध्यान से आप लोग कुछ चीज यहां पर समझिए, जैसे बंद समाकलन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ए से बी के दौरान, ए से बी के दौरान जो डीएल है मतलब लंबाई जो है, इसकी लंबाई अगर हम मान लें एल है, आयत की लंबाई कितनी है एल, तो ये लंबाई और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से डीएल और वेक्टर बी के बीच का जो कोण बनेगा ए से बी के दौरान, वो आपका बनेगा वेक्टर बी डॉट डीएल cos 0 बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और आपको साफ शब्दों में अगर हम बताना चाहें तो बी से सी के दौरान, बी से सी के दौरान ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के लंबाई अनुदिश पड़ेगी, ये वाली जो लंबाई होगी वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी डीएल cos 90, आपको लिखना तो लिख लो बी सी वेक्टर बी डॉट डीएल cos 90 प्लस सी से डी के दौरान, सी से डी के दौरान चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ही शून्य होगा क्योंकि वो प्रणालिका से बहुत दूर है। उसके बाद डी से ए के दौरान वेक्टर बी डॉट डीएल की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी cos 90, यहाँ पर भी बी डीएल के बीच कोण कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। आप देखिए समाकलन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू आपके सामने आ गई, वेक्टर बी यहाँ से बाहर हो जाएगा, डीएल का समाकलन हो जाएगा, और डीएल का समाकलन कितना होता है, डीएल का समाकलन एल हो जाएगा अगर लंबाई आपने एल ली जितनी भी है। बाकी ये cos 90 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा बी की वजह से 0 हो जाएगा, ये भी आपका 90 की वजह से 0 हो जाएगा। तो बंद समाकलन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू आ गई बी इंटू में एल। बताइए भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो ये चालक तार है इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, क्योंकि तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो एल लंबाई में
फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे NL होगी। भैया मैं आपसे कह दूं 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो 10 मीटर में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इंटू में n। 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, तो 10 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 10 इंटू में n कर देंगे, तो L मीटर में n इंटू में L कर दिया। अब आपको थोड़ी सी बात और समझना है, ठीक, क्या समझना है, समझना यह है कि यदि एक फेरे से प्रवाहित धारा यदि प्रति मीटर लंबाई में प्रवाहित धारा I नॉट हो, तो परिपथ की जो कुल धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। टोटल जो लंबाई हो गई वो कितनी आपकी हो गई, N इंटू में L हो गई। एक प्रति मीटर लंबाई में जो प्रवाहित धारा हमने मानी वो I नॉट मानी, तो ये पूरी प्रणालिका की लंबाई हो गई, तो इस पूरी प्रणालिका की लंबाई से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, NL I नॉट हो नहीं जाएगी। अब इस I और BDL की वैल्यू उठा के रख दीजिए, ठीक है। I व क्या लिखेंगे, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, और यहां पर लिखेंगे आप समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 क्या है, वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू है आपकी बी इंटू में एल बराबर, समझ में आ रही बात। उधर म्यू नॉट आई है, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे एन एल आई नॉट। आई नॉट जो है वो प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा की मात्रा है। ये आपका एल से एल हो जाएगा कैंसिल, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन हो तो इस सूत्र का यूज करेंगे, लंबाई की वैल्यू दी जाएगी तो कैपिटल एन बटे एल कर देंगे। तो ये धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न क्या आ गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। बताइए भाई धारावाही प्रणालिका क्या है, आपसे पूछा गया था, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। तो कोई कुछ अलग पदार्थ की पाइप ले ले, उस पर एक समान विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरों को लंबाई के अनुदिश लपेटकर बनाई गई कुंडली क्या कहलाती है, धारावाही प्रणालिका कहलाती है। और इस तरीके से धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए खंड या के अंतर्गत 7वें क्वेश्चन में अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। क्या भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। चलिए उसे सॉल्व करते हैं, समय को लॉस नहीं करते हैं। आज सारी जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, कल आपका अगला अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया जाएगा। भैया टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक, प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी ही अनसॉल्व पेपर हल करा दें। कुछ बच्चों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो अलग अलग समस्याएं अलग अलग दिनों में ही सॉल्व की जा सकती है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा पार्ट है, अगले क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में पूछा गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर का न्यूमेरिकल है कि एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन को भैया W से लिखते हैं, वो आपको दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन को पहले जूल में आप बदल लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल होता है आपका। आगे देखिए क्या दिया गया है, इस पर 3 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है भैया, ठीक। आवृत्ति न्यू बराबर आपको दिया गया है 3 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का एक विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग मतलब वी मैक्स आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वी मैक्स मतलब महत्तम वेग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए भाई आप लोगों को हम बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए कार्यफलन की बात की गई है, आवृत्ति इतनी दी गई है, तो आप सभी लोग देखिए वी मैक्स आता है आइंस्टीन के समीकरण से, तो यहां पर आप लिखेंगे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप सभी के समक्ष, ठीक है। आइंस्टीन का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कार्यफलन और काइनेटिक एनर्जी में व्यय हो जाती है। के मैक्स लिख सकते हैं या ई मैक्स भी लिख सकते हैं। ई बराबर आपका होता है एच न्यू डब्ल्यू प्लस के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ये आइंस्टीन समीकरण थी।
आपको वी मैक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर एच न्यू, सॉरी एच न्यू आपका वैसे ही रहेगा, डब्लू उधर जाएगा माइनस का डब्लू, वैल्यू रखिए। तो एच की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड, प्लांक नियतांक है। न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति की वैल्यू आपको दी गई है 3 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज। देखिए दी गई कि नहीं दी गई, माइनस डब्लू की अगर हम बात करें, डब्लू भैया कार्यफलन होता है, वो आपको दिया गया, गुणा कर लीजिए 16 चौको 64, 6.4 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक, अभी इधर से 2 उधर ट्रांसफर करेंगे, अभी आपका यही चल रहा है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स, वी मैक्स निकालना है। देखिए इसको ले सकते हैं 6×18, 6×18 एक 19, 19.8 अंक पहले बाद है। ठीक है, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -34 से 15 आपका प्लस का जाएगा माइनस का 19, -6.4 गुणे 10 की घात -19। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स। देखिए बहुत आसान तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना बता रहे हैं, 5 नंबर में है, मतलब कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से समझना है। 10 की घात -19 कॉमन ले लेंगे, 19.8 से 6.4 आप घटा दीजिए भाई, 19 हाँ घटा दीजिए, 19.8 से आप 6.4 घटाएंगे, 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, 19 से 6 जाएगा 13 बचेगा, 13.4 पूरे 10 की घात -19। अब आपको चाहिए वी मैक्स की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, वी मैक्स या वी स्क्वायर मैक्स बराबर 2 आप इधर ले जाएंगे, 2 से आप गुणा कीजिए, 2 चौके 8, 13 दूना 26, 26.8 आ जाएगा ना, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 कम 2, और गुणे में कितना हो जाएगा 10 की घात -19, बटे में आ जाइए भैया। एम को आप बटे में ले जाएंगे, एम क्या था, फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात कितना होता है, -31 kg होता है। वी मैक्स, देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दीजिए, 91 को आप भाग कर दीजिए, किससे भाग करेंगे, आप भाग कर दीजिए 268 से, 91 को 268 से भाग करेंगे तो ये करीब करीब पहली बार तो 2 बार जाएगा, ये जाएगा 2.94, 2 कितना जाएगा 94 पूरे 10 की घात, इसको इससे काटिए, ये माइनस का 12 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा -12 हो जाएगा। अब आप निकालिए वी मैक्स की वैल्यू, √2.94 गुणे 10 की घात -12। विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर जी तो भैया इसे सॉल्व कर देंगे, मैं आपको स्पष्टता तौर पर बताता हूं, 91 का भाग तो आप 268 में कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसका अंडर रूट निकालने के प्रोसेस में आपको बहुत आसान शब्दों में बताता हूं, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। अब ये 17 के आसपास ही तो है, देखिए पॉइंट को अगर हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 294 गुणे 10 की घात -12, ये -12 नीचे था, ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, देखो गलती हो गई, और नीचे देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। वी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो ये थोड़ा 17 से ज्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा 289 का 17 1.71 करके कुछ आ जाएगा, पूरे 10 की घात 12 का वर्गमूल निकालेंगे 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 17 कुछ करके आएगा, लेकिन जब 100 से आप भाग करेंगे तो ये कुल मिलाकर के आपका 1.71 करके कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक आगे, इसलिए 2 अंक आगे हमने सॉल्व करके लगा दिया है, लगभग वैल्यू। ठीक है, तो उसको 100 को हटाइए, आप डायरेक्ट वर्गमूल निकालिए 2.94 का, तो 1.71 करके कुछ आ जाएगा, और ये वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 5 नंबर में आपसे पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया, 5 नंबर में आपसे पूछा गया है। अब हम लोग बिना समय को लॉस किए हुए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, पूछा गया ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश मींस समतल ध्रुवित प्रकाश की बात हुई, और समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में भी मैंने आपको बताया है, पोलेराइड आप लोगों ने पढ़ा है। पोलेराइड जो होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती और एक व्यापारिक विधि है। इसकी संरचना कार्य विधि की भी क्लास हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है कहते हैं कि सर फला चैप्टर के न्यूमेरिकल बता दीजिए, जबकि हम बता चुके हैं।
अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत, तो इसकी बहुत तगड़ी क्लास आपको हम देने वाले हैं एक से 2 दिन में, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा, और रही बात परमाणु चैप्टर की, तो मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा आप सब रखिए बस। मैंने आपकी कमेंट देख ली। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से समझिए। इसमें पूछा गया है कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश को क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। तो जब जो प्रकाश हो, उस प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, ठीक है, और सभी दिशाओं में ना होकर के एक दिशा में हो, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये पोलेराइड है, क्या ये आपकी पोलेराइड। चलो इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया उसको भी इसी में सॉल्व करा देते हैं, आपको समझा दे रहे हैं बहुत अच्छे से। आगे ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि जब दो क्रॉसित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। मैलस का नियम आपको समझाया गया है, उसी से रिलेटेड ये आपसे बात पूछे हैं, और बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, बोर्ड एग्जाम में आने के लायक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश को आप समझ लीजिए। समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, एक ऐसा प्रकाश होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की लंबवत दिशा में होते हैं और सभी दिशाओं में ना होकर के एक दिशा में होते हैं। ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे हम दो पोलेराइड लेते हैं, एक पोलेराइड हमने ए ले लिया और एक पोलेराइड हमने यहां पर ले लिया बी, ठीक है। इस पोलेराइड की जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है, ये जो अच्छे वैद्युत वेक्टर के कंपन की आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया दो क्रॉसित पोलेराइड लीजिए, तो हमने देखिए एक की अक्ष ऐसे कर लिया और एक की अक्ष ऐसे कर लिया। अब ये दोनों पोलेराइड आपके क्या कहलाएंगे, क्रॉसित पोलेराइड कहलाएंगे, क्रॉसित पोलेराइड कराएंगे। अभी मैं आपको पारगमित तीव्रता बता दूंगा क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझिए। अध्रुवित प्रकाश का जो प्रतीक होता है वो ऐसे होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। ये कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में है, देख पा रहे हैं। इस प्रकाश को हम सभी लोग क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। कौन सा प्रकाश कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। जब ये अध्रुवित प्रकाश इस पोलेराइड की फिल्म पर डाला जाएगा तो ये पोलेराइड की फिल्म अध्रुवित प्रकाश के उन्हीं वैद्युत वेक्टर के कंपनों को बाहर होने देगी जो वैद्युत वेक्टर के कंपन इसकी क्या होंगी, अक्ष के समांतर होंगे। तो ये जब निकलेगा प्रकाश तो ये हो गई तरंग संचरण की दिशा, वैद्युत वेक्टर के कंपन ऐसे निकलेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वो तरंग संचरण, ये तरंग संचरण की दिशा है, इसके लंबवत है और सभी दिशाओं में होकर के एक दिशा में है। इसलिए इस प्रकाश को हम सभी लोग कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। इसको थोड़ा सा यहां बनाते हैं, इसको कौन सा प्रकाश कहते हैं, इसी को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बात समझिए कि नहीं। आप क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि दो क्रॉसित पोलेराइडों के बीच कोई तीसरा पोलेराइड घुमाया जाए। कोई तीसरा पोलेराइड यहां पर रख देते हैं और तीसरे पोलेराइड को हम सी बोल देते हैं, इसको पोलेराइड बी बोले थे, और ये घुमाया जाता है, इसकी अक्षय हम ऐसे घुमा देते हैं। ये तीसरा पोलेराइड इन दोनों पोलेराइडों के बीच में रख करके घुमाया जाता है, ठीक। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, घुमाया जाता है। तो देखिए इसकी अक्ष ऐसे थी, तो इसकी अक्ष अगर यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे बनाए तो इसकी अक्ष से ये वाला जो पोलेराइड तीसरा है वो कितना कोण बना रहा है, तो आप कहेंगे थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो मैलस के नियम से, मैलस के नियम से बहुत ध्यान समझिएगा, मैलस के नियम से जो ये आपका तीसरा पोलेराइड जो घुमाया जाता है, इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है, इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है, सॉरी ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे जो अगर इस ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को आई नॉट मान लें तो इससे जो निर्गत, ये सी पोलेराइड है, इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो आई नॉट किसके बराबर होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर
थीटा, जहां थीटा जो होता है वो इसकी और इसकी अक्ष के बीच बना कोण होता है। ठीक है, तो ये आपको माइलस के नियम में बताया गया कि जो दूसरा पोलराइड होता है, लास्ट वाला पोलराइड, उससे निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो पहले प्रकाश था इसकी तीव्रता और इसकी अक्ष के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। हालांकि आपको बताया गया था कि दो पोलराइड जो हो वो एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर हो, जैसे ये इस पोलराइड की अक्ष इस पोलराइड की अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो इस पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह इन दोनों पोलराइडों की प्रकाशिक अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, IC बराबर। और जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां I0 जो होती है वो प्रकाश होता है जो इस दूसरे वाले पोलराइड पर गिरता है, उसकी तीव्रता होती है। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये माइलस के नियम में आपको समझाया गया। तो C से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां थीटा जो होता है वो इसकी और इसकी अक्ष के बीच बना क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, तथा अब जब हम सभी लोग जो दूसरा पोलराइड है इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों पोलराइडों के बीच कोई तीसरा पोलराइड अगर घुमाएं तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या होगी, वो आपको बताना है। तो अगर हम पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकाले, बहुत ध्यान से समझना, पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, जो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी है आपकी IC है, और इंटू में cos स्क्वायर। अब थीटा कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना, जब थीटा निकालेंगे इसकी अक्ष की, ये अक्ष ऐसा बना देंगे, तो देखिए इसकी और इसकी अक्ष के बीच जो बना कोण हो जाएगा, जब ये वाला कोण ऊपर, देखिए ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण आपका थीटा था भी यहाँ पर, और ये वाला जो बचा कोण हो जाएगा वो इसकी और इसकी अक्ष के बीच बना कोण हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप समझिए ये अक्ष ऐसे थी, ये पूरा कोण 90 डिग्री है कि नहीं, बताइए पूरा कोण 90 डिग्री है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। तो इस अक्ष के बीच अगर कोण थीटा बन चुका है तो ये और इस अक्ष के बीच कितना कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा, मतलब इसकी और इसकी अक्ष के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो 90 माइनस थीटा डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो IC cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो IB बराबर जब निकालेंगे, मतलब दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता IC की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से IB बराबर IC की वैल्यू आ गई आपकी I0 cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में देखिए इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज और करेंगे, IB मतलब दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता हो जाएगी वो I0, और इसको हम सभी लोग देखिए 4 से अगर गुणा करें और 4 से कर दे भाग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा का भैया लिख सकते हैं होल स्क्वायर। 4 से गुणा करने पर 2 का स्क्वायर ही तो 4 होगा, और ये दोनों पर स्क्वायर लगा था, तो IB बराबर हो जाएगा I0 बटे में 4 और गुणे में ये हो जाएगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आ जाएगा I0 बटे में 4 sin स्क्वायर 2 थीटा। समझ में, अर्थात जो दूसरा वाला पोलराइड है उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 बटे 4 sin स्क्वायर 2 थीटा होगी। साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोण आपका 90 डिग्री, यहाँ पर जो थीटा कोण, ये वाला कोण इसकी और इसके अक्ष के बीच जो बना कोण था वो थीटा था, ये अगर 45 डिग्री हो जाए तो इस स्थिति में जो पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। लिख सकते हो यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री रखोगे तो साइन 45 गुना 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू ही मैक्सिमम होती है। तो थीटा बाई पाई 4 पर जो पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी अधिकतम होगी। क्या होगी भैया, अधिकतम होगी। और क्वेश्चन में यही बात आपसे पूछी गई थी, ठीक है, कि तीव्रता की विवेचना करना है, पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करना है। तो इस तरीके से आपको पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करनी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए भैया इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं इसके अथवा वाले पार्ट की ओर। अथवा वाले पार्ट में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का न्यूमेरिकल आया है।
और तगड़ा न्यूमेरिकल है, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, 5 नंबर में भैया तगड़े क्वेश्चन तो होते ही है, कहने वाली कोई बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि 50 वाट और 100 वोल्ट, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है कि इसकी क्षमता कितनी है, कितने वोल्टेज पर इसको चलाना सेफ रहेगा। उसी तरीके से एक हमारे पास लैंप है, इसको 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की अप्रत्यावर्ती धारा में से जोड़ना है। आप लोगों ने ध्यान से समझिएगा, वो जोड़ना है। उसके बाद वो लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता याद कीजिए। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर लैंप, ठीक, और इसके श्रेणी क्रम में हमको एक संधारित्र जोड़ना है, इसके सी की वैल्यू निकालना है, और जिस प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है इसकी जो वोल्टता है, जिसको VRMS वैल्यू इसके बोलते हैं, वो 200 वोल्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। और जो आवृत्ति वो 50 हर्ट्ज। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आप पढ़ चुके हैं। जो लैंप है, लैंप सबसे पहले लैंप की क्षमता है 50 वाट, इसका विभवांतर लिखा हुआ है कितना, 100 वोल्ट। तो इससे एक काम कीजिए, आप सबसे पहले इसका निकाल लीजिए प्रतिरोध। तो P बराबर आप लोगों ने पढ़ा था V² बाई R, R को इधर लाएंगे P इधर आ जाएगा, तो R बराबर V², V की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 100, P की वैल्यू 50 हर्ट्ज, इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 ओम। लैंप का प्रतिरोध कितना हो गया, 200 ओम। लैंप में जितनी धारा जाएगी, जितनी धारा लैंप में जाएगी उतनी धारा इसमें जाएगी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में। तो धारा भी निकाल लेंगे। धारा बराबर सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है। धारा बराबर कैसे आप निकालेंगे, P बराबर VI पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, P बराबर VI, I बराबर हो जाएगा P बटे में V। अब क्षमता कितनी, तो आप कहेंगे क्षमता 50 है। वोल्टेज कितना है, तो आप कहेंगे 100 वोल्ट है। ये 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में C संधारित्र लगाएगा, ये परिपथ बन जाएगा CR परिपथ या RC परिपथ, ठीक है। तो चूंकि परिपथ कैसा है, RC है, अतः परिपथ की प्रतिबाधा बराबर √R² प्लस कितना हो जाएगा, XC²। इसको लिख सकते हैं XC² बराबर अंडर इधर आएगा Z² माइनस R²। XC बराबर हो जाएगा √Z² माइनस R²। बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत मस्त है। हम लोग यहां से Z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। XC बराबर Z है परिपथ की कुल प्रतिबाधा, मतलब टोटल प्रतिरोध, और परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, 200। प्रतिबाधा हमको चाहिए, तो परिपथ की अगर प्रतिबाधा चाहिए तो प्रतिबाधा बराबर परिपथ का विभवांतर और बटे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी धारा इसमें जाएगी, और वो धारा क्या रहेगी, वही परिपथ की कुल धारा होगी। क्योंकि भैया जितनी धारा जाएगी, अगर इसमें सेम धारा जा रही तो वही परिपथ की कुल क्या हो जाएगी, धारा। तो प्रतिरोध R बराबर सब कोई पढ़ा है V/I। ये प्रतिबाधा जो होती है वो परिपथ का क्या होती है, एक प्रकार का कुल प्रतिरोध ही होती है। तो परिपथ का कुल विभवांतर कितना, 200, और धारा कितनी, तो आप कहेंगे 0.5 एम्पियर, और माइनस R², R की वैल्यू कितनी है, 200, इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, ये 400 हो जाएगा। XC बराबर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 2 0 का स्क्वायर 4 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 का स्क्वायर 4 0। ये XC बराबर आपका आ जाएगा 12 गुणे, क्यों, देखिए 1,20,000 बचेगा, ये 1,60,000 है, 1,20,000 बचेगा, गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात 4। कितना हो जाएगा, 10 की घात 4। और जब इसको आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये देखिए 12 है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 12 मतलब 3.4 के आसपास जाएगा। तो मैं वैल्यू लगभग लिखे दे रहा हूँ 3.4, और गुणे 10 की घात 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और ये धारती प्रतिघात है, हमको अभी संधारित्र की वैल्यू निकालनी। XC बराबर आप लोग पढ़े थे 1/ωc, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बराबर 3.4 गुणे 10 की घात 2। हमको चाहिए C की वैल्यू, तो ओमेगा बराबर आप लोगों ने पढ़ा 2πfc बराबर कितना, 3.4 गुणे 10 की घात 2। इसको इधर ले आओ, C की वैल्यू निकालना, तो 1/2 की वैल्यू 3.14। F आवृत्ति आपको दी गई थी 50 हर्ट्ज, और गुणे 3.4 गुणे 10 की घात 2। अब मैं बताऊं, कैलकुलेशन से बहुत लोग डर जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना हार नहीं माननी।
इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक, इस पॉइंट को हटाओ, 1 जीरो और बढ़ाओ, और ये जीरो से जीरो काटो, 5 और गुणे 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 और 5 का गुणा 10, 10 से 1 जीरो ये कट जाएगा। अब बचा ऊपर 10 और बचे बटे नीचे बचा 314 गुणे 34 गुणे 10 की घात 2। अब सिर्फ और सिर्फ और कोई उपाय नहीं है, काटना हो तो काट पीट लो, बाकी इसको करना कुल मिलाकर के भाग ही पड़ेगा। तो हमारे समझ से ज्यादा काटो पीटो ना, इसको आप 1 जीरो से इसको काट लो, 1 बटे 314 गुणे 34 और 1 जीरो बचा मतलब 340, इसको गुणा करके भाग कर दो तो लगभग लगभग आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपके सामने वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पर, ये आ जाएगा 9.2 गुणे 10 की घात -6 माइक्रो 10 की घात 6 फैरेड आएगा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, 10 की घात -6, सबसे बढ़िया उपाय तो यही है मेरे समझ से। 10 की घात देखो धारिता है, माइक्रो फैरेड में आएगी जरूर, 10 की घात 6 से गुणा कीजिए, 10 की घात 6 से भाग कीजिए, ये वाला ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, और इसको आप क्या कीजिए, इसको बना लीजिए 10 की घात 5, 1 जीरो जीरो काट लीजिए और कर दीजिए भाग, ये 9.2 के आसपास जाएगा, 9.2 गुणे 10 की घात 6 -6 फैरेड। ठीक, इस तरीके से न्यूमेरिकल लगेगा, इसको देख लीजिएगा, कहीं पर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तुरंत हमसे पूछिएगा। और हम लोग अब बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्योंकि फालतू ज्यादा समय बर्बाद करना उचित नहीं है। अब चलिए इसे रफ करते हैं और बिना समय को लॉस किए हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर भैया हम लोग बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो सही मायने में इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनका कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं, वर्गमूल भी जिसको निकालना नहीं आता होगा वो नहीं निकाल पाएगा। जैसे 12 के स्थान पर वर्गमूल हमने तो मान लीजिए लगभग वैल्यू 3.4 रख दिया, वैसे तो आपको वर्गमूल विधि से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, बस यही यहाँ पर गेम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया डी ब्रोगली के द्रव तरंग की अवधारणा। डी ब्रोगली तरंग अवधारणा को हम लोग पहले समझते हैं। डी ब्रोगली तरंग अवधारणा क्या थी? देखिए जो डी ब्रोगली साहब थे उनका कहना था कि कोई भी द्रव कण जो गतिमान हो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यहां तक कि हमारे दैनिक जीवन में भी कोई द्रव्य वस्तु जो कि गतिमान है, उससे संबद्ध क्या होती है भाई, वे सब उसमें क्या होते हैं, उसमें तरंग जैसे गुण प्रदर्शित होते हैं। क्या होते हैं? तरंग जैसे गुण प्रदर्शित होते हैं। और इन तरंगों को हम सभी लोग द्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन तरंगों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। ये थी डी ब्रोगली तरंग की अवधारणा कि जितने भी द्रव्य कण हैं जो कि गतिमान है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहां तक कि हमारे दैनिक जीवन में कोई भी द्रव्य वस्तु जो कि गतिमान होती है, तो गतिमान होने से उसमें क्या होते हैं कि तरंग जैसे गुण आ जाते हैं, और इन तरंगों को हम लोग द्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। ये डी ब्रोगली साहब का कहना था कि कोई भी द्रव्य वस्तुएं जो होती हैं जो कि गतिमान होती हैं, तो गतिमान होने के साथ साथ उनके साथ एक तरंग होती है, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली तरंगे। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, द्रव्य कण कहते हैं या द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि अवधारणा के साथ साथ दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा के सूत्र वाला संबंध स्थापित कीजिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, दी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य है उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है h/p। ठीक है। यदि कण का द्रव्यमान m, क्या भाई, कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तो उसका संवेग सब कोई जानता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? h/mv। ठीक है। कण की गतिज ऊर्जा की बात करें तो कण की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो k बराबर हो जाएगी ½ mv²। अगर v² की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 2mk आ जाएगा। 2 का गुणा k से हो जाएगा, m आ जाएगा बटे में, 2k बटे में m। v की वैल्यू निकालेंगे √2k बटे में कितना आ जाएगा? m आ जाएगा।
अब जो v की वैल्यू आई है, इसी v की वैल्यू को उठा करके हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। बात समझ आ गई? तो जो डी ब्रोगली तरंग का व्यंजक आएगा, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया था डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो व्यंजक निकलना है वो गतिज ऊर्जा के पदों में निकलना है। गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या है, के ही तो है। चलिए गतिज ऊर्जा के पदों में हम लोग निकालते हैं। क्या करेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा h/m, v की वैल्यू √2k/m। तो लैम्डा बराबर h/√m से ये m कैंसिल होगा, इसको √m इंटू √m लिखा जा सकता है। तो √m और 2 और ये k हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक √m बचेगा, √m √2k गुणा हो जाएगा √2mk। ये जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक आया है ये गतिज ऊर्जा k के पदों में आया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंग अवधारणा की बात कही गई थी या द्रव्य तरंग अवधारणा की बात कही गई थी, तो आपको बोल देना है कि डी ब्रोगली तरंग अवधारणा के अनुसार सभी गतिमान द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ तक कि दैनिक जीवन में जो बड़ी वस्तुएं जो है वो तरंग जैसे गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दी ब्रोगली तरंगे या द्रव्य तरंगों के नाम से इसे जानते हैं। यही दी ब्रोगली तरंग की दी ब्रोगली तरंग अवधारणा कहलाती है। ठीक है, अब दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात करना था। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तो आप लोग जानते हो लैम्डा बराबर h/p होता है। m अगर v p बराबर संवेग होता है mv, v की वैल्यू गतिज ऊर्जा के सूत्र से निकाल ले, क्योंकि इसे गतिज ऊर्जा के पदों में लाना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 नंबर में फ्री के नंबर थे। अब देखिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो इसका अथवा पार्ट है, 9वें का कौन सा है, अथवा पार्ट। और उसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है, क्या बताना भैया, ध्यान से समझिए। आपको बताना है कि जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिक का निर्माण उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की वजह से होता है। न्यूक्लियन को सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो नाभिक के न्यूक्लियनों से क्या होता है, कुछ कम होता है। क्या होता है, नाभिक के न्यूक्लियनों से कुछ कम होता है। उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या होता है भाई, कुछ कम होता है। जो द्रव्यमान, यही जो इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। और इस द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अनंत दूरी तक करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। या यह जो द्रव्यमान क्षति होती है, इस द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष जो तुल्य एनर्जी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा आप लोग समझ गए होंगे, बंधन ऊर्जा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बंधन ऊर्जा को एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। बंधन ऊर्जा क्या होती है, आप कहेंगे जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है उससे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो कुछ कम होता है, जिसे हम सभी लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इस द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष उत्सर्जित जो तुल्य ऊर्जा होती है इसे हम लोग नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये नाभिक की बंधन ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण से निकाली जाती है, आइंस्टीन के समीकरण से निकाली जाती है। आइंस्टीन का जो समीकरण था वो था आपका डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, जहां जो सी होता है इसे प्रकाश में निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोला जाता है। और डेल्टा एम जो होता है इसी को हम सभी लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। हमने बताया ना अभी कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इस द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष जो तुल्य एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी के नीचे न्यूमेरिकल बोला गया है, ध्यान से समझिए कि यदि नाभिकीय संलयन की क्रिया में द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा एम बराबर आपका 0.3% हो। विद्यार्थियों को बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता होगा लेकिन ये बहुत आसान है। तो 0.3% का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका हो जाएगा 3 × 10⁻³
किस में हो जाएगा भाई, केजी में। देखिए पॉइंट को इधर लेकर जाएंगे तो 1 10 की घात माइनस और हो जाएगा, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस। ठीक है, अब आगे दिया गया है तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। आपसे पूछा गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम सभी लोग। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो आप लिखेंगे डेल्टा ई बराबर, क्या लिखेंगे भाई, 1 किलोग्राम बोला गया तो डेल्टा बराबर 0.3% था, 1 से गुणा कर दिया, 3 गुणे 10 की घात माइनस 1 kg आ गया, 1 किलोग्राम की बात हुई थी। तो डेल्टा एम इंटू में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, डेल्टा ई बराबर, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 गुणे 10 की घात माइनस 3। अगर 1 की जगह 2-3 kg होता तो 2-3 से गुणा कर देते हैं हम सभी लोग, क्योंकि इसमें बोला गया है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो। तो 1 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो 0.3% को मैंने क्या कर दिया भाई, परसेंट को बदल लिया, पहले परसेंट को हटा करके उसके बाद 1 किलोग्राम से गुणा कर दिया, 1 किलोग्राम में वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डेल्टा एम की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणे 10 की घात 8, सी पर लगाएंगे स्क्वायर और गुणा कर देंगे तो ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 10 की घात माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 की घात कितना, 8 का स्क्वायर 16। ऊर्जा आ जाएगी आपकी 9 त्रिक 27, 27 गुणे 10 की घात कितना 13, माइनस 3 और 16 कितना हो जाएगा, माइनस 13 नहीं प्लस 13, क्योंकि 16 जो संख्या है वो प्लस की बड़ी है। तो डेल्टा ई बराबर आप लोग लिख सकते हैं 2.7 गुणे 10 की घात 14। ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जूल में लिखिए, यही आपका आंसर सही है। आज की इस क्लास में आप लोगों को जो अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 1 था उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं हम अनसॉल्व के सेट नंबर 2 की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अनसॉल्व का सेट नंबर 2 सॉल्व कराएंगे और आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लास देंगे, बहुत ही अच्छे चैप्टर की, चाहे नाभिक की दे चाहे प्रत्यावर्ती धारा की, क्योंकि इन्हीं 2 चैप्टर की ज्यादा कमेंट आई है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।